शुरुआत करते हैं। एंडरसन का चिंतित चीखना उसके कानों में गूंज रहा था। चू फैंग ने इसे सुना, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वयस्कों को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारा पिता काउंसिल मेंबर है, तो क्या हुआ? इसका मुझसे तुम्हें मारने से क्या लेना देना? चू फैंग ने अपने निजी भंडारण स्थान से आखिरी जीवन औषधि निकाली। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे पी लिया। शुरुआत में उसने कमजोरी का दिखावा करने और जीवन औषधि की पुनर्जनन क्षमता का उपयोग करके जीत की संभावना बढ़ाने की योजना बनाई थी। अब इसकी जरूरत नहीं थी। उसे जल्दी से अपनी ताकत वापस हासिल करनी थी और उसे मारना था। हर कीमत पर उसे मारना था। वह चुपचाप थरी आइड डेमन वुल्फ की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ चू फैंग की आभा और मजबूत होती गई। वह एक भयंकर बाघ की तरह था जो पहाड़ से उतर रहा हो। आगे तुओ दा और तुओ गो के चेहरे पर भयानक भाव थे। वे न तो उसे रोक सकते थे और न ही पीछे हट सकते थे। मेई वेया उनकी छोटी मालकिन थी। अगर वह उनकी आंखों के सामने चू फैंग द्वारा मार दी गई, दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। वे वहां जड़वत खड़े थे। वे चू फैंग को मनाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन जवाब में उन्हें चू फैंग की तलवार मिली। एक तेज धार वाली तलवार उनके सामने से गुजरी। उनके बोलने से पहले ही चू फैंग की थोड़ी भारी आवाज उनके कानों में गूंजी, या तो हट जाओ या मर जाओ। इस समय चाहे कोई भी हो, अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो वह दुश्मन है, और दुश्मनों को मरना होगा। भले ही उसे अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने पड़ें और वह मारा को हार जाए, वह नहीं हिचकिचाएगा। तुओ दा और तुओ गू चू फैंग की नज़रों से डर गए। वह कैसी नज़र थी, मृत सन्नाटा, उदासीनता और हत्या की मंशा से भरी। इसने उन्हें हिलाकर रख दिया। अनजाने में वे एक तरफ हट गए। इस पल पूरी लड़ाई रुक गई। सबकी नज़रें चू फैंग पर टिकी थीं। यहाँ तक कि मारा भी गंभीर भाव से चू फैंग को देख रहा था। चू फैंग आगे बढ़ता रहा। वह बुदबुदाता रहा। उसकी आवाज़ न तो तेज थी और न ही धीमी, बस इतनी थी कि सभी सुन सकें। दरअसल मैं अपने साथियों के प्रति बहुत सहनशील हूँ जो मेरे साथ लड़ते हैं। अगर मेरे साथी कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं। अगर वे दुश्मन को हरा नहीं सकते तो मैं उनकी मदद करने का रास्ता ढूंढूंगा। अगर वे मेरी योजनाओं को कमज़ोरी के कारण बिगाड़ देते हैं तो भी ठीक है। मैं उसे सुधारने का रास्ता ढूंढूंगा, लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। लेकिन मैं बेवकूफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने जो स्थिति इतनी मेहनत से बनाई थी वह बर्बाद हो गई। तुम्हारी दयनीय दया की वजह से तुम सभी को मरवा सकते हो। ऐसा व्यक्ति मरने का हकदार है। चू फैंग की आवाज़ बहुत नर्म थी। इतनी नर्म कि लगता था वह गुस्सा नहीं था। वह बस एक साधारण तथ्य बता रहा था। थोड़ा रुकने के बाद चू फैंग ने जारी रखा। वह ऐसा लग रहा था जैसे एंडरसन से बात कर रहा हो। तुमने कहा कि उसका पिता क्रांतिकारी सेना के 16 काउंसिल मेंबर्स में से एक है। अगर मैं उसे मार दूंगा तो वे मुझसे बदला लेंगे। ईमानदारी से कहूं, मुझे कोई परवाह नहीं। सच तो यह है कि तुम्हारी क्रांतिकारी सेना मेरी नज़र में कचरे का ढेर है। भले ही उनके पास बहुत ताकत हो, वे आपस में सत्ता के लिए लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को रोकते हैं। जरा गिनो, इन सालों में कितने ऑपरेशन सफल हुए हैं। अनगिनत लोग मरे, लेकिन नतीजे न के बराबर। ऐसी संगठन को कचरा नहीं तो और क्या कहेंगे। बेशक यह मेरा मसला नहीं है। अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो ले लो, मैं तैयार हूँ। A+ रैंक, S रैंक या उससे भी मजबूत लोग, आओ और मुझे मार डालो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो यह मेरी अक्षमता होगी, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो मेरे बदले की प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें डेमन रेस की तरह ही निशाना बनाऊंगा, जब तक मैं तुम्हें जड़ से नहीं उखाड़ देता, और मुझे ये करने का भरोसा है। इस समय चू फैंग थरी आइड डेमन वुल्फ और मेई वेया के सामने खड़ा था। वह बहुत करीब था। उसने थरी आइड डेमन वुल्फ की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या तुम उसे मुझे सौंपोगे? चिंता मत करो, बदले में मैं तुम्हें तब तक नहीं छूऊंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। मैं भले ही बेईमानी से काम करता हूँ, लेकिन एक चीज़ जिसे मैं बहुत महत्व देता हूँ वह है अपना वचन रखना। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो उसे मुझे दे दो। थरी आइड डेमन वुल्फ हैरान था। उसे लगा जैसे उसका दिमाग इसे समझने के लिए काफ़ी नहीं था। मुझ पर भरोसा? हम तो दुश्मन हैं जो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस मूर्ख औरत को मारने के लिए क्या तुम वाकई वह शानदार स्थिति छोड़ दोगे जो तुमने अभी बनाई थी? जब थरी आइड डेमन वुल्फ को समझ नहीं आया कि क्या करना है, दूर से मारा अचानक हंस पड़ा। हा डेमन वुल्फ, उसकी बात मान लो, उसे सौंप दे। ये कहने के बाद उसने चू फैंग की ओर देखा और मुस्कुराया। चू फैंग, तुमने वाकई मेरी आंखें खोल दीं। अगर हमारी स्थिति अलग नहीं होती तो मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता। चू फैंग मुड़ा और जवाब में उसे एक मुस्कान दी। हालांकि उसका लहजा बहुत दृढ़ था। मुझे खेद है, लेकिन मैं डेमन्स के साथ दोस्ती नहीं करने वाला। फिर भी उसे मुझे सौंपने के लिए धन्यवाद। वह फिर से मुड़ा और थरी आइड डेमन वुल्फ की ओर मुस्कुराया।
अब क्या तुम उसे मुझे दे सकते हो? अपने मालिक के आदेश के साथ थरी आइड डेमन वुल्फ ने अब और हिचकिचाहट नहीं की। उसने अपने पंजे खोल दिए। धन्यवाद। चू फैंग ने सिर हिलाया। कांपती हुई मेई वेइया को देखकर वह भी मुस्कुराया और नर्म स्वर में पूछा, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? ये सुनकर मेई वेइया को लगा कि चू फैंग उसे छोड़ देगा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मुझे पता है कि मैं गलत थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत जिद्दी और नर्मदिल थी। मेरे पास अनुभव नहीं है। मुझे लगा कि चू फैंग ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मेई वेइया खुशी से फूल उठी। तो फिर मैं अब जाती हूँ। चू फैंग ने सिर हिलाया। घुटनों के बल बैठो। घुटनों के बल? क्यों? मेई वेइया ने चू फैंग को हैरानी से देखा। अचानक चू फैंग गरजा, घुटनों के बल बैठो। उसकी आवाज़ ने पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। इसने तुरंत मेई वेइया के पैरों को दबा दिया। वह धमाके के साथ घुटनों के बल गिर पड़ी। यह इतना दर्दनाक था कि मेई वेइया की आंखों से आंसू निकल आए। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरा पिता। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही फट, चू फैंग ने अपनी तलवार उठाई और नीचे वार किया। एक गोल सिर उसके शरीर से अलग हो गया। खून का फव्वारा छूट पड़ा। मेई वेइया का शरीर जमीन पर गिर गया। चू फैंग का चेहरा भावहीन था। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हारा सिर काट दूंगा। उस पल वहां मृत सन्नाटा छा गया। सब चुपचाप चू फैंग और उसके पैरों के नीचे क्रांतिकारी सेना की युवा मालकिन को देख रहे थे। वह पूरी तरह मर चुकी थी। ये सब करने के बाद चू फैंग ने अचानक थरी आइड डेमन वुल्फ की ओर देखा। तुम्हारी शारीरिक बनावट के साथ 5 मिनट का समय तुम्हें ठीक होने के लिए काफ़ी है। मैं अगले 5 मिनट तक तुम्हें नहीं छूऊंगा। तुओगो, तुओदा, तुम दोनों को भी उसे छूने की इजाज़त नहीं है, वरना मैं पहले तुम दोनों को मार दूंगा। चीजें इस हद तक पहुंचने का कारण इन दोनों भाइयों की हिचकिचाहट से भी जुड़ा था। बेशक चू फैंग इसे गहराई से देखने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। फिर तुओगो और तुओदा की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना वह एक छलांग में दर्जनों मीटर आगे बढ़ गया। कुछ ही कदमों में वह मारा के सामने पहुंच गया, हल्की मुस्कान के साथ। तुम्हारे सामने हंसी का पात्र बनने के लिए माफ़ी मांगता हूं। मुझे नहीं पता था कि मेरी टीम में ऐसा व्यक्ति भी है। मारा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। क्यों न हम इन 5 मिनटों में लड़ाई रोक दें? इसकी जरूरत नहीं, लड़ाई जारी रखो, आखिरकार तुम्हें फ़ायदा है। ये कहने के बाद चू फैंग ने मारा को इनकार करने का मौका नहीं दिया। उसने एंडरसन की ओर देखा, जो अभी भी स्तब्ध था। क्या तुम अभी भी लड़ सकते हो? एंडरसन होश में आया और चू फैंग को जटिल नज़रों से देखा। उसने सिर हिलाया। जब तक मैं मरा नहीं हूं, मैं लड़ता रहूंगा। चू फैंग मुस्कुराया। दरअसल मैं ये कहना भूल गया था कि तुम कचरा नहीं हो। अगर क्रांतिकारी सेना में तुम जैसे लोग भरे होते तो डेमन रेस को बहुत पहले सिरदर्द हो गया होता। एंडरसन अवाक रह गया। क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? वह अभी भी इसकी आदत नहीं डाल पाया था। एंडरसन के घबराए हुए चेहरे को देखकर चू फैंग अचानक हंस पड़ा। उसने अपनी क्लिफ्ड एज सेबर उठाए और मारा पर वार किया। सारी विचलित करने वाली सोच को छोड़कर उसने 9 वेव सेबर की कला की पहली लहर को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया। हजारों तलवार की छायाओं में बदलकर उसने मारा पर वार किया। अत्यंत शांत मन की स्थिति में तलवार चलाने के पल में चू फैंग को हल्का सा अंतर महसूस हुआ। जैसे ही उसने तलवार चलाई, चू फैंग को अचानक एक एहसास हुआ। ये 9 वेव सेबर आर्ट की दूसरी लहर थी। इस चरम तलवार हमले के तहत चू फैंग को इसका आभास हुआ। 2 बार पूरी तरह से एक दूसरे में समा गए थे, जैसे 2 लहरें। वे मूल रूप से एक के बाद एक किनारे की ओर बढ़ रही थीं। उस पल चू फैंग के नियंत्रण में पीछे वाली लहर थोड़ी तेज हो गई, लेकिन ये हल्की सी तेजी ही थी जिसने उसे आगे वाली लहर तक पहुंचने दिया। दोनों लहरें एक दूसरे में मिल गईं। तुरंत एक जबरदस्त हिंसक ऊर्जा फट पड़ी। यह एक और एक का साधारण जोड़ नहीं था, यह एक अतिव्यापन था, एक सम्मिलन। बूम! आगे मारा ने अभी अभी एंडरसन को उड़ा दिया था। अगले ही पल उसका सामना चू फैंग की तलवार से हुआ। चू फैंग, तुम्हारी तलवार बहुत कमजोर है। यह मुझे धमकी नहीं दे सकती। अगर तुम मुझ पर छिपकर हमला करते तो शायद मुझे सावधानी बरतनी पड़ती, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। ये कहते हुए मारा ने टालमटोल नहीं की। एक ठंडी तलवार की किरण चू फैंग की तलवार से टकराए। बूम! क्लैंग! उस पल युद्ध क्षेत्र से तीव्र युद्ध की आवाजें गूंज उठीं। बूम! बूम! दोनों एक साथ पीछे हटे। मारा ने चू फैंग को अविश्वास के साथ देखा। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी तलवार? चू फैंग मुस्कुराया। अब ये काफी शक्तिशाली होनी चाहिए, है ना? दुर्भाग्य से यह अभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कम से कम ये मुकाबला करने लायक तो हो ही सकती है। उस पल मारा अत्यंत गंभीर था। वह महसूस कर सकता था कि चू फैंग के अभी के वार में निहित शक्ति पूरी तरह से तीसरे चरण की आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ के बराबर थी। यहां तक कि अगर वे आमने सामने भिड़ते तो वे केवल थोड़ा नुकसान में रहते।
हालांकि यह इसलिए था क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था, फिर भी मारा के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल था। इसका मतलब था कि चू फैंग का खतरा उसके लिए तेजी से बढ़ रहा था। चू फैंग कोई मूर्ख नहीं था। जब तक वह एंडरसन को सामने रखने देता, वह चू फैंग पहले की तरह छिपकर हमले का इंतजार करता। उस पल में चू फैंग द्वारा प्रदर्शित शक्ति और गति के साथ मारा के लिए पहले की तरह आसानी से बच निकलना असंभव था। इसका मतलब यह भी था कि मारा को चू फैंग की जहरीली तलवार से चोट लग सकती थी। उस समय वह खतरे में पड़ जाता। कहने की जरूरत नहीं, चू फैंग तुरंत समझ गया कि मारा ने क्या सोचा। उसने एंडरसन को एक नज़र दी। बाद वाला समझ गया। वह थोड़ा उत्साहित था। अप्रत्याशित रूप से चू फैंग ने वाकई इस स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। मारो। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सामने खड़ा हो गया। वही चू फैंग, वह कभी दिखाई देता, कभी गायब हो जाता। वह समय समय पर मारा पर छिपकर हमला करता। इससे मारा को बहुत परेशानी हुई। वह केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था। चू फैंग की तलवार बहुत अजीब और चालाक थी। जैसा कि कहा जाता है, अगर आप लंबे समय तक बचाव करते हैं तो आप हार जाएंगे। मारा लापरवाह हो गया और समय पर बचाव नहीं कर पाया। उसके शरीर पर चू फैंग की तलवार लगी। उसकी त्वचा कट गई। डेमोनिक फैंग्स वैनम तुरंत खून के जरिए उसके शरीर में प्रवेश कर गया। मारा को बहुत असहज महसूस हुआ। उसे चक्कर आने लगा। वह अब तलवार पर ऊर्जा को संकेंद्रित करने में सक्षम नहीं था। एंडरसन ने मौका देखा और मारा के चेहरे पर एक और जोरदार मुक्का मारा। बिना किसी दिखावटी चाल के सीधा प्रहार। मारा उड़ गया। स्थिति अत्यंत खराब थी। तभी थ्री आइड डेमन वुल्फ के घाव लगभग ठीक हो चुके थे। अपने मालिक को गंभीर स्थिति में देखकर वह जल्दी से उसे बचाने की कोशिश में लगा। हालांकि उसे तुओ दा और तुओगू भाइयों ने रोक लिया। शायद दोनों अपनी गलती सुधारना चाहते थे, इसलिए हर चाल पूरी ताकत से थी। वे थ्री आइड डेमन वुल्फ को व्यस्त रखे हुए थे। चू फैंग और एंडरसन दोनों को युद्ध का समृद्ध अनुभव था। वे इस तर्क को समझते थे कि जब दुश्मन कमजोर हो तब उसकी जान ले लो। वे बिल्कुल भी नहीं रुके। एक झटके में वे उसका पीछा करने लगे और मारना जारी रखना चाहते थे। चू फैंग की क्लिफ्ड एज सेबर भी जोर से नीचे गिरी। अभी लगभग 0.1 ग्राम डेविल्स टूथ वैनम अंदर घुस गया था। बस कुछ और वार और मारा भी निश्चित रूप से मर जाता। उस पर थ्री आइड डेमन वुल्फ को रोका जा रहा था। काल को भी नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने रोक रखा था। मारा ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोने में धकेल दिया गया हो। एंडरसन को भी विश्वास था कि जीत उनकी मुट्ठी में है, क्योंकि वह मुके मारता रहा। उसने मारा को सीधे जमीन में धकेल दिया। एंडरसन हौंफते हुए चू फैंग को खुशी भरे चेहरे के साथ देखा। क्या वह मर गया? चू फैंग ने भौहें सिकोड़ी। वह हमेशा सतर्क रहता था। उसे एहसास था कि मारा इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वह आदमी चू फैंग को हैरान करता था। अगले ही पल, जैसे चू फैंग की अटकलों को सत्यापित करते हुए भूमिगत गुफा से अचानक एक आह निकली। हाँ, तुम लोगों ने मुझे वाकई आश्चर्यचकित कर दिया। लगता है मेरे पास प्रतिबंध हटाने के अलावा कोई चारा नहीं है, वरना तुम लोग मुझे मार डालोगे। अगले ही पल एक सुंदर आकृति गड्ढे से बाहर कूदी। उसके पैर हल्के से जमीन को छू गए। वह और कोई नहीं, मारा ही था। हालांकि अब का मारा अलग था। वह अब पहले जैसा दयनीय नहीं था। यहाँ तक कि उसकी चोटें भी ज्यादातर ठीक हो चुकी थीं। वह चमक रहा था। उसके चारों ओर गहरी ऊर्जा तरंगें थीं। आत्मा परिवर्तन, छठा चरण, ये कैसे संभव है? एंडरसन ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए मारा को घूरा। वह आदमी जिसे वे लगभग मार चुके थे, वह अचानक कैसे बदल गया? न केवल उसकी चोटें ठीक हो गईं, बल्कि उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई। वह बस ऐसे ही छठे चरण का आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ बन गया। एंडरसन को इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। इसमें असंभव क्या है? तुम मेरी डेमन फोर्जिंग तकनीक की अद्भुतता को कैसे समझोगे, जो पृथ्वी डेमन रेस में विरासत में मिली है? मारा ने आह भरी। बस अफसोस है कि मैंने 1 साल में जो शक्ति अर्जित की थी, वह एक पल में चली गई। तुम सबको मारने के बाद मुझे अपने गुरु को फिर से प्रतिबंध लगाने के लिए परेशान करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि 1000 सोल स्पिरिट फ्लावर मेरे नुकसान की भरपाई कर सकता है, वरना मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस पल जीत मारा की मुट्ठी में थी। वह बहुत अधिक सहजता से बोल रहा था। चू फैंग का चेहरा गंभीर था। ये वाकई डेमन फोर्जिंग तकनीक है। उसने अपने पिछले जीवन में इस खेती तकनीक के बारे में सुना था। यह एक अत्यंत जादुई तकनीक थी। इस तकनीक का अभ्यास करने वाले डेमन अपने शरीर में जादुई शक्ति को बार बार तपाकर और गढ़कर मजबूत करते थे। तपाई गई जादुई शक्ति अधिक सघन हो जाती थी, यहाँ तक कि ऐसा लग सकता था कि उसका रैंक गिर गया हो। लेकिन साथ ही उसकी नींव उसके समकक्षों से कहीं अधिक मजबूत हो जाती थी, और लगातार दमन के साथ उसके शरीर में संचित ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती थी। जब यह एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचती तो यह एक साथ फट पड़ती। इससे उसका रैंक पूरी तरह बढ़ सकता था। चू फैंग को याद आया,
ऐसा लगता था कि सिटी लॉर्ड मोकियानफान ने इसी विधि का उपयोग करके अचानक A+ रैंक तक सफलता हासिल की थी। ये खेती तकनीक डायमंड रेस में भी एक दुर्लभ खजाना थी। कोई साधारण व्यक्ति इसे सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं कर सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि मारा का डेमोनिक सिटी में इतना ऊंचा दर्जा था। जाहिर तौर पर मोकियानफान ने पहले ही मारा को डेमोनिक सिटी में A+ रैंक के रूप में माना था। यह मुश्किल है। चू फैंग लगातार सोचने लगा कि इसका सामना कैसे करना है। इस महत्वपूर्ण क्षण में अचानक एक अतिरिक्त छठे चरण का आत्मा परिवर्तन खेती करता आ गया। इसका कोई बचाव नहीं था। मारा यह अच्छी तरह जानता था। जिस पल उसने प्रतिबंध हटाया, इस युद्ध का परिणाम पहले ही निर्धारित हो चुका था। इसलिए वह बहुत शांत था। वह भीड़ के सामने टहलता हुआ आया और चू फैंग को ध्यान से देखने लगा। अचानक वह मुस्कुराया। चू फैंग, तुम वाकई बुरे नहीं हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, या तो मरो या मेरे सामने समर्पण करो। चिंता मत करो, भविष्य में हम एक दूसरे को भाई कहेंगे। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को वश में करने के बाद वह डायमंड वुल्फ तुम्हें दे दूंगा। जब मैं A+ रैंक तक पहुंचूंगा तो मैं तुम्हारे लिए भी अवसर बनाऊंगा। ज़ेमे यंग। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग छठे चरण का आत्मा परिवर्तन था। मारा की आत्मा की ताकत के साथ वह इसे मुश्किल से वश में कर सकता था और उसके बाद अन्य पालतू जानवरों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए चू फैंग पर एहसान करना बेहतर था। हर रेस सुपर बॉलर्स का उपयोग करके अनंत पालतू जानवरों को वश में नहीं कर सकती थी, जैसे कि मनुष्य। लापरवाही से बोला गया शब्द सुनने वाले के लिए बहुत कुछ प्रकट कर सकता है। जब मारा चुपचाप चू फैंग के जवाब का इंतजार कर रहा था, चू फैंग के दिमाग में अचानक एक बेहद पागलपन भरा विचार आया। शायद वह स्थिति को पलट सकता है। वह शायद मारा को भी मार सकता है। जब मारा ने 3 आइड डायमंड वुल्फ का जिक्र किया, चू फैंग के दिमाग में अचानक एक पागलपन भरा विचार कौंधा। उसने अपने पिछले जीवन में कभी इसका प्रयास नहीं किया था, लेकिन अगर वह सफल हो गया तो यह मारा को तुरंत मारने का एक शानदार अवसर होगा। सभी जानते थे कि एक योद्धा को पालतू जानवर को वश में करने के लिए आत्मा सनाद की आवश्यकता होती है। इस आत्मा सनाद के लिए योद्धा को अपनी आत्मा का एक हिस्सा बलिदान करना पड़ता है ताकि पालतू जानवर को नियंत्रित किया जा सके। यदि इस आत्मा का हिस्सा एक पल में फट जाए तो यह योद्धा को भारी नुकसान पहुंचाएगा। गंभीर मामलों में यह योद्धा को पागल भी कर सकता है। यहाँ तक कि सबसे हल्की स्थिति में भी आत्मा कुछ समय के लिए विकृत हो जाएगी, जिससे व्यक्ति हिलने डुलने की क्षमता खो देगा। चू फैंग को अचानक एक खजाने की याद आई। वह उच्च गुणवत्ता वाला सुपर बॉल। उसने मूल रूप से इसका उपयोग नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को जबरन वश में करने की योजना बनाई थी। वास्तव में ये चू फैंग का रसातल में प्रवेश करने का मूल लक्ष्य था। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया। इसके कारण चू फैंग अपने हाथ में मौजूद सुपर बॉल के बारे में भूल गया था। पेड बीस्ट बॉलर्स के विपरीत सुपर बॉल का प्रभाव कहीं अधिक शक्तिशाली था। खासकर यह एक उच्च गुणवत्ता वाला सुपर बॉल था। इसके साथ ही रैंक प्राणी को वश में करने की उच्च संभावना थी। A+ रैंक प्राणी को वश में करने की बहुत कम संभावना थी। यहाँ तक कि A+ रैंक प्राणियों को भी संभवतः वश में किया जा सकता था। बेशक ये संभावना लगभग नगण्य थी, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि इसमें शक्तिशाली नियंत्रण क्षमताएं थीं। चू फैंग का विचार था कि वह इस सुपर बॉल का उपयोग मारा के पालतू जानवर 3 आइड डायमंड वुल्फ को वश में करने के लिए करेगा। उच्च गुणवत्ता वाले सुपर बॉल के स्वर्ग विरोधी प्रभावों के साथ सफलता की संभावना बहुत अधिक थी। यही कारण था कि सुपर बॉल इतना शानदार था। जब तक सुपर बॉल की गुणवत्ता पर्याप्त रूप से उच्च होती, ये प्रतिद्वंद्वी के पालतू जानवर को भी जबरन वश में कर सकता था। इस तरह वह मारा के आत्मा सनाद को जबरन तोड़ सकता था। इससे मारा को भारी नुकसान होगा। वह अपनी युद्ध शक्ति में एक और तीसरे चरण का आत्मा परिवर्तन प्राणी भी जोड़ सकता था। उसने अपने दिमाग में इस योजना को दोहराया। चू फैंग को लगा कि यह पर्याप्त सुरक्षित नहीं थी। उसने नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग और डेमोनिक सिटी के जनरल काल की ओर नजर डाली, जो अभी भी एक भयंकर युद्ध में उलझे थे। एक डेमन और एक राजा के बीच का युद्ध अत्यंत तीव्र था। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग कभी दिखाई देता, कभी गायब हो जाता, क्योंकि वह लगातार काल पर आत्मा प्रवेश कौशल से हमला कर रहा था। दूसरी ओर काल अपनी अधिक ताकत पर भरोसा करते हुए जबरन अपनी शक्ति से बचाव कर रहा था। साथ ही वह लगातार जवाबी हमले का मौका तलाश रहा था। इसने नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को भी काफी परेशानी दी। इस युद्ध क्षेत्र में यह युद्ध सबसे उच्च स्तर का था, लेकिन विजेता का निर्धारण करना भी सबसे कठिन था। अगर मारा चू फैंग और अन्य लोगों को खत्म कर देता तो वह काल के साथ मिलकर नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को मार देता। अगर ऐसा हुआ तो नाइटमेयर बीस्ट किंग निश्चित रूप से मर जाता। इसलिए नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग चिंतित था। वह चू फैंग को बचाना चाहता था, हालांकि काल ने उसे दृढ़ता से रोक रखा था। वह केवल असहाय होकर आह भर सकता था। अगले ही पल नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को चू फैंग का संदेश मिला।
ये लिटिल नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट के माध्यम से भेजा गया था। मारा इसे खोज नहीं सकता था। यह एक साधारण वाक्य था। मारा की आत्मा बाद में भारी रूप से घायल होगी। मेरे संकेत का इंतजार करो और मौका देखकर उस पर अपने आत्मा प्रवेश कौशल से हमला करो। मैं उसे मार डालूंगा। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग की आंखों में सदमा झलका। वह नहीं समझ पाया कि इतनी हताश स्थिति में वह इसे कैसे कर पाएगा। लेकिन अब वह केवल एक आखिरी कोशिश कर सकता था। मैं कोशिश करूंगा। इसी समय एंडरसन को भी चू फैंग का संदेश मिला। मारा को पता न चले, इस डर से चू फैंग ने उससे और भी कम कहा। केवल एक वाक्य था, बाद में मेरे संकेत को सुनो और मारा को मार डालो। एंडरसन को नहीं पता था कि चू फैंग को यह आत्मविश्वास कहाँ से आया। हालांकि वह हैरान था, उसने अपने चेहरे पर यह नहीं दिखाया। ये सब एक पल में हुआ। उस पल मारा अभी भी मुस्कुराते हुए चू फैंग के जवाब का इंतजार कर रहा था। अगर चू फैंग ने इनकार किया तो उसे चू फैंग को मारना पड़ता ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। वास्तव में मेरे प्रति निष्ठा रखना तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम पूरी तरह से मेरे गुरु की विशेष देखभाल प्राप्त कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और यहाँ तक कि तुम्हारी इन्फर्नो एल्फ रेस के लिए भी। मारा ने उसकी रेस का जिक्र करके उसे मनाने की कोशिश भी की। हालांकि चू फैंग ने केवल उदासीनता से सिर उठाया। उसके होंठों के कोने मुस्कान में मुड़े थे। मुझे याद है मैंने कहा था कि मैं डेमन्स के साथ कभी दोस्ती नहीं करूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं डेमन्स के साथ केवल दुश्मनी ही रखूंगा। हाँ, तो तुमने मुझे ठुकरा दिया। कितना अफसोस, मुझे तुम्हें मौत के घाट उतारना पड़ेगा। मारा ने अब और हिचकिचाहट नहीं की। हाथ में घनी डेमन तलवार के साथ उसने चू फैंग और एंडरसन को एक ही वार में मारने की योजना बनाई। लेकिन इस पल चू फैंग अचानक हरकत में आया। उसके हाथ में एक सुनहरा बॉल प्रकट हुआ। वह मुड़ा और उस बॉल को थरी आइड डेमन वुल्फ की ओर फेंक दिया। साथ ही वह गरजा, तुओ गो, पूरी ताकत से जाओ। डेमन वुल्फ को मुड़ने मत देना। दोनों भाई चू फैंग की ओर मुंह किए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। उन्होंने केवल इतना देखा कि चू फैंग ने कुछ फेंका। फिर उन्होंने चू फैंग की दहाड़ सुनी। इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपनी एल्वेन हाथ्स को प्रज्वलित कर दिया। थरी आइड डेमन वुल्फ भी 2 प्रथम चरण आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के हताश हमलों का सामना करने में लापरवाही नहीं बरत सकता था। इसके अलावा उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वह केवल जल्दबाजी में हमलों का सामना कर सकता था। लेकिन उसने एक छोटे से बॉल को तेजी से अपनी ओर आते नहीं देखा। जैसे ही यह उसकी पीठ के फर को छुआ, थरी आइड डेमन वुल्फ को एक अनिरुद्ध गुरुत्वाकर्षण महसूस हुआ। यह एक विशाल ब्लैक होल की तरह था। वह इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका क्योंकि यह उसे निगल गया। वहां केवल एक चमकता हुआ सुनहरा बॉल रह गया। सुनहरा बॉल लगातार कांप रहा था, जैसे कि थरी आइड डेमन वुल्फ हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा हो। लेकिन धीरे धीरे सुनहरे बॉल का कांपना कम हो गया, जब तक ये पूरी तरह शांत नहीं हो गया। सफलता। चू फैंग ने राहत महसूस की। यह उसका पहला मौका था जब उसने ऐसा कुछ किया, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या होगा। अब ऐसा लग रहा था कि चीजें उसकी योजना के अनुसार चल रही थीं। उसके सामने मारा को अभी भी नहीं पता था कि क्या हुआ। उसके हाथ में तलवार अभी भी हवा में लटकी हुई थी। हालांकि उसे अचानक तेज चक्कर आने का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसकी आत्मा फट रही है। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह अब थरी आइड डेमन वुल्फ को महसूस भी नहीं कर सकता था। क्या हुआ? क्या थरी आइड डेमन वुल्फ मर गया? लेकिन अगर वह मर भी गया तो प्रतिक्रिया इतनी गंभीर नहीं होनी चाहिए थी। मारा को उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। बाहरी दुनिया के प्रति उसकी संवेदना अपने न्यूनतम स्तर पर आ गई थी। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग आत्मा प्रवेश कौशल। एंडरसन, मारा को मारो। एक ही समय में 2 संदेश भेजे गए। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने बिना हिचकिचाहट के अपनी मूल आत्मा क्रिस्टल को जला दिया। दूरी बहुत अधिक थी, वह केवल यही कर सकता था। एक पल में काले कोहरे की सीमा कई गुना बढ़ गई, यहाँ तक कि यह मारा को भी घेर लिया, जो 1000 मीटर दूर था। एक अदृश्य आत्मा मारा के सिर से होकर गुजरी। मारा, जिसकी आत्मा पहले ही ढहने की कगार पर थी, को एक और भारी आघात लगा। वह अपने सिर को पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। इसने जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया। तीव्र दर्द ने उसे एक शब्द भी बोलने से रोक दिया। उस पल चू फैंग की तलवार और एंडरसन का मुक्का, जो सब कुछ चीर देने की क्षमता रखता था, उसके सामने पहुंच गया। मारा, मैं तुम्हें रास्ते पर भेजता हूं। उस पल चू फैंग ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। 9 वेव सेबर की कला की दूसरी लहर। पानी तत्व डोमेन क्षेत्र पूरी तरह से सनादित हो गया। ये निश्चित रूप से उसका सबसे शक्तिशाली हमला था। दूसरी ओर एंडरसन भी इससे बहुत पीछे नहीं था। ये भी एक निश्चित मृत्यु वाला मुक्का था। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल मारा एक अपमानजनक मौत मरेगा। वर्तमान में मारा के पास कोई बचाव क्षमता नहीं थी। तीव्र दर्द ने उसके लिए हिलना डुलना मुश्किल कर दिया था। वह ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल दर्द से मर जाएगा। हालांकि
चू फैंग जानता था, आत्मा सनाद को जबरन तोड़ने से मारा को भारी नुकसान होगा, लेकिन ये घातक नहीं होगा। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग का हमला महत्वपूर्ण था, हालांकि दूरी बहुत अधिक थी, जिसके कारण जल्दबाजी में हमला करना असंभव था। यह मारा को सीधे मारने के लिए अवास्तविक था। केवल जब वह और एंडरसन मिलकर अपनी मुट्ठियों, तलवार और जहर का उपयोग करके मारा को पूरी तरह मार डालते, तभी वे निश्चिंत हो सकते थे। चू फैंग ने अगुवाई की, एंडरसन उसके पीछे था, उनके हमले पड़ गए। इस महत्वपूर्ण क्षण में मारा ने खुद को जबरन होश में लाया। वह दर्द को सहन करते हुए मुश्किल से एक सुरक्षात्मक ढाल खड़ी करने में कामयाब हुआ। हालांकि वह वर्तमान में आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के छठे चरण में था, इस तरह का जल्दबाजी में किया गया बचाव फिर भी दो योद्धाओं के पूर्ण शक्ति हमले का सामना करने में असमर्थ था, जो आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे चरण के बराबर थे। एक जोरदार धमाके के साथ सुरक्षात्मक ढाल टूट गई। प्रतिक्रिया के तहत मारा ने खून उगल दिया। फिर उसका सामना चू फैंग और एंडरसन के हमलों से हुआ। केवल अपने शारीरिक शरीर के साथ केवल रसातल के राजवंश ही इसका सामना कर सकते थे। मारा, जो पृथ्वी डेमन रेस से था, ऐसा करने से बहुत दूर था। मारो मारो। अगले ही पल एक तलवार और एक मुक्का मारा के चेहरे के करीब पहुंच गए। एक तेज आभा ने मारा के सुंदर चेहरे को काट दिया। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में अचानक मारा की छाती से एक शुद्ध सफेद हाथ बाहर निकला। जैसे सफेद जैद ये क्रिस्टल की तरह साफ था, मानो इसमें कोई अशुद्धता ही न हो। जैसे ही उसने इस हाथ को देखा, चू फैंग के रोंगटे खड़े हो गए। वह चिल्लाया, एंडरसन, पीछे हटो। ये कहने के बाद चू फैंग ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की। वह तलवार की प्रतिक्रिया को सहन करने को तैयार था, क्योंकि उसने जबरन क्लिफ्ड एज सेबर को वापस खींच लिया। उसके पैरों के नीचे हवा चली और वह एक झटके में मारा से दूर हट गया। पीछे हटते समय वह उस हाथ को घूरता रहा। दूसरी ओर एंडरसन की प्रतिक्रिया एक पल देर से थी। हालांकि उसने चू फैंग की चेतावनी सुनी थी, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह हाथ एंडरसन की मुट्ठी से टकरा गया। यह क्या चीज़ है? इससे पहले कि एंडरसन प्रतिक्रिया दे पाता, जैद जैसे हाथ ने हल्के से टैप किया। खटाक। अगले ही पल एंडरसन ने एक रक्त जमाने वाली चीख निकाली। उसकी दाहिनी मुट्ठी टूट गई थी। बाहर से यह स्पष्ट नहीं था, हालांकि उसकी मुट्ठी के अंदर की सारी संरचनाएं एक पल में पूरी तरह नष्ट हो गई थीं। तीव्र दर्द को सहन करते हुए एंडरसन जल्दी से चू फैंग के पास लौट आया। उसकी आंखों में डर भरा था। यदि वह हाथ उसे पीछा करने का चयन नहीं करता, तो वह अब तक मर चुका होता। भयानक रूप से शक्तिशाली। दूसरों पर अपनी मुट्ठी का उपयोग करना बहुत असभ्य है, जानते हो। एक छोटी सी सजा। हालांकि वह छोटा लड़का जो चाकू का उपयोग करता है, काफी दिलचस्प है। वह बहुत तेजी से भागता है। आवाज हर दिशा से आती प्रतीत हो रही थी। ये काला कोहरा काफी असहज करता है। बिखर जाओ। आवाज फिर से गूंजी। अगले ही पल सभी ने भयभीत होकर देखा कि काला कोहरा, जो मूल रूप से लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला था, बर्फ की तरह पिघलने और वाष्पित होने लगा, जैसे कि वह तेज धूप से मिला हो। दूर में नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग की आंखों में भी आश्चर्य था। यह क्या चीज़ है? उसने एक हाथ के इशारे से मेरे द्वारा आत्मा क्रिस्टल का एक हिस्सा जलाकर बनाए गए काले कोहरे के स्थान को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जैसे ही काला कोहरा छट गया, सभी को स्पष्ट दिखाई दिया। मारा के ऊपर एक पारदर्शी मानव आकृति तैर रही थी। उसका जैद जैसा दाहिना हाथ विशेष रूप से आकर्षक था। वह वहां चुपचाप खड़ा था, मानो वह इस स्थान का स्वामी हो, और उसके आसपास की सारी ऊर्जा तरंगें नियंत्रित थीं। चू फैंग अपनी नज़रें उससे हटा नहीं सका। एक एक शब्द करते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, नश्वर रूप को त्याग कर आत्मा में परिवर्तन, जैद जैसा शरीर सनातन, AK+ रैंक। उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक थी। कभी एक समय था वह ये सब कर सकता था। वह इस सामने वाले से भी अधिक शक्तिशाली था। बस इंतजार करो। इस जीवन में मुझे उस चरण तक फिर से पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यह केवल शुरुआत होगी। चू फैंग के दिल में आग जल रही थी। उसके पास एंडरसन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वह AK+ रैंक है? वह हवा में उस आकृति को घूरते हुए बड़बड़ाया। ये सही है, तैरना। A+ रैंक का प्रतीक। इस बार हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। चू फैंग के शब्दों ने प्रेत का ध्यान आकर्षित किया। उसके धुंधले चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। इस छोटे से लड़के की संवेदना साधारण नहीं है। दसियों हजार साल हो गए, फिर भी एक और मानव रसातल में प्रवेश कर गया। बस इतना कि वह थोड़ा बहुत कमजोर है। मानव। इस बार एंडरसन और भी अधिक हैरान था। उसने A+ रैंक के खतरे की भी परवाह नहीं की। वह कठोरता से मुड़ा और चू फैंग को देखा। तुम एक मानव हो। चू फैंग ने एक भी शब्द नहीं कहा। जब से उसने प्रेत को प्रकट होते देखा, उसे पता था कि वह अपनी पहचान अब और नहीं छिपा सकता। हालांकि डिस्गाइज पोशन का प्रभाव अच्छा था, यह एक A+ रैंक विशेषज्ञ को इसे भेदने से नहीं रोक सकता था। चू फैंग के होंठों के कोने उठे और उसने प्रेत की ओर ठंडी मुस्कान दी। देखने में तुम भी इतने मजबूत नहीं हो।
तुम्हारा जेड शरीर 50% से भी कम सनादित है, फिर भी तुमने एक भुजा को अवतार में सनादित करने की हिम्मत की। तुम वाकई ऐसा करने को तैयार हो? इस मारा की पहचान साधारण नहीं है ना? वरना तुम जैसे A+ रैंक के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना उचित नहीं होता। चू फैंग के शब्दों को सुनकर प्रेत चुप हो गया। लंबे समय तक रुकने के बाद उसने धीरे धीरे मुंह खोला और कहा, तुम काफी कुछ जानते हो। क्या इस चरण में मानवों ने पहले ही A+ रैंक पैदा कर लिए हैं? चू फैंग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एंडरसन ने चिंतित होकर कहा, चू फैंग, क्या तुम कह रहे हो कि यह आदमी वास्तव में A+ रैंक नहीं है? अगर ऐसा है तो क्या हमारे पास कोई मौका है? चू फैंग मदद नहीं कर सका लेकिन मुस्कुराया। तुम A+ रैंक को क्या समझते हो? यहाँ तक कि सबसे कमजोर A+ रैंक भी आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें चरण के खेतीकर्ताओं के एक समूह को नष्ट कर सकता है। हालांकि यह आदमी केवल एक A+ रैंक की भुजा से बना एक अवतार था, कम से कम वह 9वें चरण के आत्मा परिवर्तन अभिजात वर्ग के बराबर था। वे किस चीज से लड़ सकते थे? हालांकि स्थिति अत्यंत खतरनाक थी, चू फैंग घबराया नहीं। उसके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था जिसे उसने इस्तेमाल नहीं किया था। यह ऐसी स्थिति को रोकने के लिए था। ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई के 3 महान टुकड़ों में से एक, पहला ब्लेजिंग एंजल, माइकल्स विंग्स। विशेषता, ध्वनि की गति से 100 गुना तेज। इस अवधि के दौरान अपनी शारीरिक बनावट में सुधार के बाद चू फैंग की अधिकतम गति पहले ही ध्वनि की गति के 10 गुना के करीब पहुंच चुकी थी। उसे लगता था कि उसके सामने वाला यह अवतार उसका पीछा नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में, वह जब चाहे जा सकता था। हालांकि उस स्थिति में नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग, एंडरसन और सभी निश्चित रूप से मर जाएंगे। चू फैंग ने पहले कहा था, उसके पास अपने दुश्मनों के लिए रणनीतियां थीं। हालांकि अगर वे दोस्त थे तो उन्हें भी दोस्तों की तरह ही व्यवहार किया जाता था। चू फैंग अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देख सकता था। इसके अलावा चू फैंग इस तरह भाग जाने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में विभिन्न रणनीतियां कौंध रही थीं। हालांकि वह A+ रैंक की शक्ति को बहुत अच्छी तरह जानता था। भले ही ये केवल एक अवतार हो, चू फैंग को जरा भी यकीन नहीं था। इस पल मारा धीरे धीरे अपनी आत्मा के तीव्र दर्द से जागा। अपने सामने का दृश्य देखकर वह पहले तो स्तब्ध हुआ, फिर खुशी से भर गया। गुरु, आप यहाँ क्यों हैं? फिर उसने विनम्रता से सिर झुका लिया। मैंने गुरु को शर्मिंदा किया है। प्रेत हंसा, कोई बात नहीं, यह अच्छा है कि तुमने पहले ही चालाक मनुष्यों के संपर्क में आ लिया। आखिरकार युद्ध अपरिहार्य है। मनुष्य, इतिहास की किताबों में वर्णित वह रेस। कौन है मनुष्य? चू फैंग। मारा ने चू फैंग की ओर देखा। उसने दृढ़ता से कहा, ये निश्चित रूप से तुम हो। मनुष्य वाकई एक रहस्यमयी रेस हैं। मारा के उसे गुरु कहने को सुनकर एंडरसन को एहसास हुआ। सामने तैरती हुई आकृति को देखते हुए वह हैरानी से चिल्लाया, तुम डेमोनिक सिटी के सिटी लॉर्ड मोकियानफान हो। प्रेत ने हल्के से मुस्कुराया, न तो इसे स्वीकार किया और न ही इनकार। मुख्य रूप से क्योंकि उसे कुछ चींटियों से बात करने में आलस था। चू फैंग के साथ उसने बात की थी, क्योंकि चू फैंग का प्रकट होना वाकई उसकी आंखों को चमकाने वाला था। जमीन पर मारा थोड़ा उदास दिख रहा था। वह चू फैंग को एकटक देख रहा था। वह हार गया था, एक करारी हार। भले ही उसके गुरु ने आकर चू फैंग और अन्य लोगों को मार डाला। मारा जानता था कि वह हार गया था। वह एक मानव से हार गया था। बचपन से ही उसके गुरु ने उसे जानबूझकर मनुष्यों के बारे में जानकारी दी थी। किंवदंतियों के अनुसार यह एक ऐसी प्रजाति थी जिसे महान डेमन रेस भी कभी जीत नहीं पाई थी। प्राचीन काल में मानव प्रजाति का शिखर रसातल के राजवंश के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। मारा एक वास्तविक मानव के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वास्तविक लड़ाई के बाद वह पूरी तरह हार गया था। शुरू से अंत तक वह इस सामने वाले युवक के सामने नाक रगड़ता रहा। वह, जो एक C रैंक योद्धा था, ने उसे अपनी सीमा हटाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने सोचा था कि जीत उसकी मुट्ठी में थी, लेकिन इस आदमी ने उसे एक और सबक सिखाया। जब वह बढ़त में था, वह लगभग मारा गया था। यदि उसके गुरु की अचानक उपस्थिति न होती तो वह अब तक मर चुका होता। मारा की भावनाएं बहुत उलझन में थीं। चू फैंग को मारा की प्रतिक्रिया की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह बस एक बच्चा है, इतना छोटा सा झटका भी नहीं सह सकता। चू फैंग इस दुविधा से निकलने का रास्ता और भीड़ को सुरक्षित रूप से ले जाने का तरीका सोच रहा था। उसके पास समय नहीं था कि मारा के साथ विलाप करे। क्या होगा अगर वह ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई के साथ जितने लोगों को ले जा सकता है, ले जाए? चू फैंग ने सोचा, उसे उम्मीद करनी होगी कि यह A+ रैंक अवतार गति में अच्छा नहीं है, वरना अगर वह कुछ लोगों को लेकर उड़ा तो उसकी गति निश्चित रूप से कम हो जाएगी। क्या वह भाग सकता है या नहीं, यह एक अलग सवाल था। इस अचानक बदलाव ने सभी को लड़ाई रोकने पर मजबूर कर दिया। सभी चू फैंग और मारा के आसपास इकट्ठा हो गए। चू फैंग ने एक नज़र डाली। उसके पक्ष में 10 से अधिक B रैंक की मौतों के अलावा कोई नुकसान नहीं था।
दूसरे पक्ष में केवल एक साधारण एरैंक योद्धा की मृत्यु हुई थी। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद बस इतना ही। चू फैंग अवाक था। हाँ, सही है, मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे कुछ नहीं मिला। कम से कम मैंने एक तीसरे रैंक आत्मा परिवर्तन 3 आइड डेमन वुल्फ को पकड़ लिया। दूसरी ओर मोकियानफान मारा को डांट रहा था जैसे कि वहां कोई और नहीं हो। वह देख सकता था कि मारा का दिल उलझन में था। याद रखो मारा, असफलता कोई अस्वीकार्य चीज नहीं है। इस दुनिया में विजेता हमेशा राजा होता है। मेरी नज़र में ये लड़का वाकई मानव प्रजाति का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली है, लेकिन एक मृत प्रतिभाशाली अब प्रतिभाशाली नहीं रहेगा। तुम कदम दर कदम A+ रैंक में प्रवेश कर सकते हो और यहाँ तक कि डेमन वेनरेबल बन सकते हो, लेकिन वह हमेशा के लिए C रैंक योद्धा ही रहेगा। मास्टर बाद में कदम उठाएगा और इस मानव को कैद कर लेगा। अगर तुम उसे मार दोगे तो इसका मतलब होगा कि डेमन रेस और मानव रेस के बीच युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। गुरु, मैं समझ गया, मारा ने विनम्रता से जवाब दिया। मोकियानफान ने हल्के से सिर हिलाया। उसने चू फैंग और अन्य लोगों की ओर नीचे देखा, मानो वह चींटियों के एक झुंड को देख रहा हो, और उसके पास एक क्षमता थी। वह अब और बोलने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। उसने हल्के से हाथ हिलाया और एक प्रकाश की तलवार बन गई। बिजली की तरह ये चू फैंग और अन्य लोगों की ओर बढ़ी। वह वास्तव में एक ही वार में सभी को मारने की योजना बना रहा था। इतना शक्तिशाली, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। एंडरसन ने दांत पीस लिए और अपनी जान जोखिम में डालने की योजना बनाई। मृत्यु की प्रतीक्षा करना उसका स्वभाव नहीं था। उस पल नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग अचानक हरकत में आया। उसने जबरन तलवार की छाया का सामना किया। फट, तलवार की छाया ने नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग के काले कोहरे को भेद दिया। जलती हुई ऊर्जा ने काले कोहरे को प्रज्वलित कर दिया। हालांकि नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग द्वारा इसे रोकने के बाद तलवार की छाया की शक्ति भी समाप्त हो गई थी। तुम काफी काबिल हो। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट रेस काफी दिलचस्प है। तुम मारा के लिए पालतू जानवर बन सकते हो, मोकियानफान ने लापरवाही से कहा। तुम क्या कर रहे हो? चू फैंग ने भौहें सिकुड़ी और लिटिल नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट के माध्यम से उसे एक संदेश भेजा। उसकी राय में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर सभी ने मिलकर प्रतिरोध किया तो कुछ लोग मर सकते थे, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल नहीं होते। चू फैंग देख सकता था कि नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग गंभीर रूप से घायल था। इस समय नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग की आवाज़ लिटिल नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट के माध्यम से उस तक पहुंची। चू फैंग, शायद मेरे पास उसके खिलाफ लड़ने का एक तरीका है। ये सुनकर चू फैंग की आंखें भी चौड़ी हो गईं। तुम केवल आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे चरण में हो और वह 9वें चरण के आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के खेतीकर्ता के बराबर है। तुम उससे कैसे लड़ने वाले हो? नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने जारी रखा, मैंने जानबूझकर अभी उसका एक वार लिया ताकि इसका अनुभव कर सकूं। आखिरकार वह मूल शरीर नहीं है, वह केवल एक अवतार है और उसकी ऊर्जा सीमित है। जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी वह स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा। दूसरी ओर नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट रेस के पास मूल कोहरे की बड़ी मात्रा है। ऊर्जा घनत्व के मामले में इसे सबसे मजबूत प्रजातियों में से एक माना जा सकता है। मैं मूल काले कोहरे को एक सुपर विशाल बम में संसाधित कर सकता हूं। भले ही यह विस्फोट न करे, यह उसे थका सकता है। चू फैंग ने इस विधि की व्यवहार्यता के बारे में सोचना शुरू किया। उसने तुरंत एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में सोचा, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा की प्रकृति पर्याप्त मजबूत नहीं है। अगर उसने एक इकाई ऊर्जा का उपयोग किया तो तुम्हें शायद 10 या 100 गुना अधिक ऊर्जा की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस दर पर यह उसे थकाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ये सुनकर नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने कहा, मैंने तुम्हारी कही हर बात पर विचार किया है। अगर ऊर्जा अपने आप में पर्याप्त मजबूत नहीं है तो मैं अपनी आत्मा क्रिस्टल को जलाकर इसकी भरपाई कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास अभी भी 1000 सोल स्पिरिट फ्लावर है। 1000 सोल स्पिरिट फ्लावर एक आत्मा प्रकार का खजाना है। जैसे ही मैं इसे अवशोषित कर लूँगा मेरी आत्मा का परिवर्तन होगा और यह मेरे आत्मा क्रिस्टल की ताकत को बहुत बढ़ा देगा। उस समय भले ही मैं उससे बेहतर न हो, मुझे यकीन है कि यह बहुत पीछे भी नहीं होगा। चू फैंग लंबे समय तक चुप रहा। क्या तुम जानते हो कि ऐसा करने से तुम मर जाओगे? पहले आत्मा क्रिस्टल को जलाना एक हताश उपाय है। अगर तुम मोकियानफान को पर्याप्त नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा क्रिस्टल का अधिकांश हिस्सा जलाना होगा। तुम्हारी आत्मा ढह सकती है और तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। दूसरे, ये सच है कि 1000 सोल स्पिरिट फ्लावर एक खजाना है, लेकिन तुम्हारा आत्मा क्रिस्टल इसे सहन नहीं कर सकता। इसकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। इसे 9वें चरण के आत्मा परिवर्तन तक पहुंचने के बाद उपयोग करना सबसे अच्छा है। अगर तुम इसे अब उपयोग करोगे तो तुम इसे पूरी तरह से तोड़ और अवशोषित नहीं कर पाओगे। बची हुई ऊर्जा तुम्हारी जान लेने के लिए काफ़ी होगी। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग एक पल के लिए चुप रहा, फिर बिना हिचकिचाहट के बोला, ठीक है, बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी बात जानता हूँ, लेकिन अगर हम अब पूरी ताकत से नहीं गए
तो हम केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते हैं। जब तक तुम्हारे पास हमारे साथ भागने का कोई तरीका न हो, हम वैसे भी मर जाएंगे। चलो इसे एक कोशिश करते हैं। भले ही मैं मर जाऊं, मुझे यकीन है कि दूसरी ओर वाला वह आदमी कमोबेश थक जाएगा। मैं आशा करता हूं कि तुम मेरे कबीले के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे और उन्हें मानव दुनिया में ले जाओगे। इतना भावुक मत हो, ये तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है, चू फैंग। इन शब्दों को सुनकर चू फैंग अपने आप में एक हल्की मुस्कान नहीं रोक सका। तो ठीक है, चलो इसे एक कोशिश देते हैं। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? नाइटमेयर बीस्ट किंग ने सीधे कहा, मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए। मेरी हरकतें AK+ रैंक से छिप नहीं सकती, और मोकियानफान को निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर वह हमें रोकने आया, तो हमारे पास उसे रोकने के लिए कोई नहीं होगा। इस बिंदु पर नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग अचानक चुप हो गया। हाँ, वह ये कैसे भूल गया? जब तक मोकियानफान उसे पहले मार देता, चाहे वह अपनी आत्मा क्रिस्टल को कितना ही क्यों न जलाए, ये बेकार होता। उनके पक्ष में कोई भी मोकियानफान को नहीं रोक सकता था। वे एक भी हमले का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उस पल चू फैंग के होंठों के कोने ऊपर उठे। हमने पहले ही कह दिया कि हम इसे एक कोशिश देंगे, तो मैं इस समीकरण से कैसे गायब हो सकता हूँ? मोकियानफान को मेरे हवाले कर दो। जब तक मैं जीवित हूँ, वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। उसका लहजा बहुत हल्का था, लेकिन इसमें एक निर्विवाद आत्मविश्वास था। चूंकि उनके पास एक योजना थी, ऐसी परिस्थितियों में नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने चू फैंग पर बिना शर्त भरोसा करने का फैसला किया। इस लड़के ने उनके लिए बहुत सारे चमत्कार किए थे। कौन जानता है, शायद ये भी काम कर जाए। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, है ना? सारा संचार एक पल में हो गया था। अगले ही पल नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने अपने सारे मूल काले कोहरे को वापस ले लिया। साथ ही उसने अपनी आत्मा क्रिस्टल को उन्मत्त रूप से जलाना शुरू कर दिया। उसका मूल काला कोहरा हिंसक रूप से मथने लगा। ये लगातार फैलता और फिर संकुचित होता। ये चक्र चलता रहा। एक सघन ऊर्जा उतार चढ़ाव ने पानी की लहरों की तरह तरंगें बनाईं। आसपास का दबाव एंडरसन और अन्य लोगों को स्तब्ध कर देने वाला था। ये भयावह था। हालांकि नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को अभी भी लग रहा था कि यह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। एक साधारण सा दिखने वाला फूल चमका। यह मूल काले कोहरे में समा गया, मानो इसमें एक शक्तिशाली उत्प्रेरक जोड़ा गया हो। मूल काला कोहरा दर्जनों गुना तेजी से फैलने लगा, यहाँ तक कि नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग भी इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसने अपने सामने के विशाल काले गोले को रोकने की पूरी कोशिश की। ये सब मोकियानफान ने देखा, लेकिन वह केवल हल्के से मुस्कुराया। पूरी ताकत से जा रहे हो। शक्ति बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अफसोस इसे तैयार करने में बहुत समय लगता है। मोकियानफान वास्तव में एक अनुभवी डेमन था। उसने जल्दी से फायदे और नुकसान का विश्लेषण कर लिया। उसके चेहरे पर हल्का सा मजाक उड़ाने वाला भाव था। मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए, या तुम बस मूर्ख और अज्ञानी हो। AK+ रैंक के सामने ऊर्जा जमा कर रहे हो। क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैं अंधा हूँ? जब तक मैं तुम्हें मार दूँ, ज़्यादा शक्ति का क्या फ़ायदा? ये कहते हुए मोकियानफान ने धीरे से अपनी दाहिनी भुजा उठाई। उसकी 2 उंगलियां तलवार की तरह थीं, नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को मारने के लिए तैयार। एंडरसन, तुओगु, तुओदा और अन्य लोग जल्दी से नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग के सामने खड़े हो गए। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से देखा कि शायद यह उनका एकमात्र मौका था। भले ही उन्हें मरना पड़े, उन्हें नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग के लिए समय निकालना था। हा, मूर्ख चींटियां। मोकियानफान बात करने में समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। ये निम्न स्तर के आत्मा परिवर्तन प्राणी उसे एक पल के लिए भी रोकने का मौका नहीं दे सकते थे। उसके तलवार के वार के तहत वे निश्चित रूप से मर जाते। उस पल चू फैंग ने एंडरसन के कंधे पर थपथपाया। वह मुस्कुराया। तुम लोग हट जाओ, तुम उसे नहीं रोक सकते। बेकार में अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं है। बाकी की लड़ाई मुझे सौंप दो। एंडरसन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने कहा कि तुम अकेले AK+ रैंक को रोकना चाहते हो। चू फैंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। एंडरसन पागल हो रहा था। यह मत भूलो कि तुम केवल एक C रैंक हो। इसके अलावा वह आदमी उड़ सकता है, तुम उसे छू भी नहीं सकते। चू फैंग मुस्कुराया। वह उड़ सकता है, मैं भी उड़ सकता हूँ। ये कहते हुए उसने एंडरसन की हैरान नज़रों को नज़रअंदाज कर दिया। चू फैंग ने गहरी सांस ली। पहला ब्लेजिंग एंजल, माइकल्स विंग्स। ये लड़ाई पूरी तरह तुम पर निर्भर है। अगले ही पल सभी की स्तब्ध नज़रों के सामने चू फैंग के पीछे एक जोड़ी खूबसूरत सफ़ेद पंख धीरे धीरे प्रकट हुए। ये चू फैंग की पूरी पीठ को ढक रहा था। पंख हल्के से फड़फड़ाए, मानो वह टेलीपोर्ट हो गया हो। चू फैंग आसमान में उड़ गया। गति, ध्वनि की गति से 10 गुना तेज। हवा में स्थिर रूप से तैरते हुए उसने मोकियानफान का सामना किया। ये कैसे संभव है? मेरे भगवान! एंडरसन हैरानी से अवाक था। तुम उड़ सकते हो?
क्या तुम मानव नहीं हो? केवल A+ रैंक और उससे ऊपर वालों को उड़ने का विशेषाधिकार था, जब तक कि वे शुरू से ही उड़ने वाले प्राणी न हों। ये रसातल की विभिन्न प्रजातियों की आम सहमति थी, लेकिन एक मानव कैसे उड़ सकता था? इसके अलावा अभी की वह गति, क्या उन्हें भ्रम हो रहा था? एंडरसन अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह संगठन में देखे गए A+ रैंक से भी तेज लग रहा था। ये कैसे संभव है? चू फैंग के सामने पहली बार मो कियानफान के भावहीन चेहरे पर हैरानी झलकी। उसने गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। अभी ये ध्वनि की गति से 10 गुना थी। इतनी तेज? चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया। ये ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे अवतार से कहीं ज्यादा तेज होना चाहिए। मो कियानफान चुप रहा। चू फैंग ने जो कहा वह सच था। उसका अवतार मुश्किल से ध्वनि की गति से 2 गुना तक पहुंच सकता था। 5 गुना के अंतर के साथ वह चू फैंग की परछाई को भी नहीं छू सकता था। तुम नहीं सोचते कि केवल गति के साथ तुम मुझे नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को मारने से रोक सकते हो, है ना? मुझे तुम्हारे हमलों की परवाह नहीं है, मैं उसे जबरन मार सकता हूँ। मो कियानफान ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनते ही एंडरसन और अन्य लोग फिर से घबरा गए। हाँ, सही कहा। भले ही चू फैंग की गति पर्याप्त तेज हो, उसके पास मो कियानफान को कुछ करने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। चू फैंग ने इन शब्दों को सुनकर हल्के से मुस्कुराया। तुम सही हो, मैं तुम्हें कुछ करने से नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा तेज हूँ। अगर तुम नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को मारने गए तो मैं तुम्हारे शिष्य को मार दूंगा। मुझ पर भरोसा करो, मेरी गति के साथ मारा निश्चित रूप से बिना किसी दर्द के मर जाएगा। अगर सबसे खराब स्थिति हुई तो हम बस एक आदान प्रदान कर सकते हैं। उसे मारने के बाद मैं चला जाऊंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। जहां तक एंडरसन और अन्य लोगों की बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उन्हें नहीं बचा सकता। तुम उन्हें मार सकते हो। अगर वे मर गए तो मैं उनके लिए बदला लूंगा। मैं तुम्हारी पृथ्वी डेमन रेस को तब तक मारूंगा जब तक कि उसका कोई वंशज न बचे। मैं तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी पूरी प्रजाति का सफाया न हो जाए। मुझे लगता है तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि मेरे पास एक क्षमता है। चू फैंग हवा में खड़ा था। उसका लहजा शांत था, मानो वह एक तुच्छ तथ्य बता रहा हो। अगर वह उन्हें नहीं बचा सकता तो नहीं बचाएगा। सबके साथ मर जाना बढ़िया रहेगा। जमीन पर एंडरसन ने यह सुनकर अचानक हंसना शुरू कर दिया और चू फैंग को अंगूठा दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, तुमने कमाल कर दिया। मैं तुम्हारी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। तुम सही हो, अगर मैं मर गया तो तुम्हें कम से कम 10 पृथ्वी डेमन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को मेरे साथ दफन करना होगा। तुओ दा और तुओ गो भी मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसने लगे। हम दोनों 8 ले लेंगे, हम लालची नहीं हैं। यहाँ तक कि गोब्लिन ब्रुक भी अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं भी हूँ, मुझे बस एक चाहिए। हाँ, एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ को मेरे साथ एक बी रैंक के साथ दफन होने का एहसास बहुत अच्छा है। जमीन पर शोर मच गया। कोई डर नहीं रहा था और कोई चू फैंग को दोष नहीं दे रहा था। इसके बजाय हर एक व्यक्ति बाजार में सब्जियां खरीदने की तरह चुन रहा था। कुछ लोग तो आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ को अपने साथ दफन करने के अधिकार के लिए आपस में लड़ने लगे। आखिरकार पृथ्वी डेमन रेस में आत्मा परिवर्तन योद्धाओं की संख्या सीमित थी। जल्दी पकड़ो जब तक मौका है। यह नहीं था कि सभी को मृत्यु से डर नहीं था, ये बस बहुत संतोषजनक था। चू फैंग ने वह किया था जो वे पहले कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रसातल के A+ रैंक डेमन किंग के सामने चू फैंग ने उसके चेहरे पर उंगली उठाकर धमकी दी थी। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी प्रजाति को खत्म कर दूंगा। दबंग, अजेय। इसके अलावा ये डेमन किंग स्पष्ट रूप से हिचकिचाया। वह भी महसूस कर रहा था कि चू फैंग मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि ये कुछ ऐसा था जो निकट भविष्य में वास्तव में हो सकता था। ये योद्धा अपनी पूरी जिंदगी डेमन रेस द्वारा गुलाम बनाए गए थे और वे अपनी मृत्यु से पहले सिर ऊंचा कर सकते थे। वे अपनी मृत्यु के बाद अपने पूर्वजों के सामने भी सिर ऊंचा कर सकते थे। जमीन पर भीड़ उत्तेजित थी। चू फैंग भी मुस्कुराया। उसने मो कियानफान को देखा, जो हैरान और क्रोधित दोनों था। वह शांति से बोला, तुमने अपनी एक भुजा को काटकर एक अवतार में सनादित करने की कीमत चुकाई, सिर्फ मारा को गुप्त रूप से बचाने के लिए। वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। चूंकि ऐसा है तो क्यों न हम एक सट्टा लगाएं? चू फैंग ने धीरे से कहा, आइए सट्टा लगाते हैं कि क्या नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग का हमला तुम्हारे अवतार की ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। अगर यह समाप्त हो गया तो तुम्हारा दुर्भाग्य। अगर यह समाप्त नहीं हुआ तो हम स्वाभाविक रूप से अपनी जान गंवा देंगे। ओह, मैं शायद न मरूं। कैसा रहेगा? क्या तुम मेरे साथ सट्टा लगाने की हिम्मत करते हो? मो कियानफान का चेहरा कभी लाल कभी पीला पड़ रहा था। कितना समय हो गया था? इतना लंबा समय हो गया था जब से उसने किसी के हाथों में खेलने का अनुभव किया था। आज उसे एक सी रैंक योद्धा से यह अनुभव हुआ।
यह एहसास अवर्णनीय था। उसके दिल में गुस्सा था जिसे वह कहीं निकाल नहीं पा रहा था। मारा का मूड मोकियानफान से भी ज्यादा भारी था। न केवल वह अपने गुरु की मदद नहीं कर सका, बल्कि वह उनके लिए बोझ बन गया था। शर्मिंदगी, आत्मदोष, गुस्सा। मारा तो आत्महत्या करना चाहता था। ये दृश्य उसके दिमाग की गहराइयों में हमेशा के लिए अंकित हो गया था। यह एक ऐसा दुष्स्वप्न था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। चू फैंग बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं था। मैं तो वैसे भी समय बर्बाद कर रहा था। गुरु शिष्य की जोड़ी जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकती थी। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि चू फैंग की नाराजगी के लिए मोकियानफान ने अचानक हंकार किया। नन्हा, यह मत सोच कि तुमने मुझे अपने कब्जे में कर लिया है। मैं नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूं। तुम्हारी गति वाकई तेज है, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक बार भी छू लूं तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। मैं अनगिनत गलतियां कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास केवल एक मौका है। मरो। ये कहने के बाद उसने चू फैंग को प्रतिक्रिया देने का कोई समय नहीं दिया। वह आगे बढ़ा, इंद्रधनुष की तरह। वह बेहद तेज था। बस इस परेशान करने वाले लड़के को मार दो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोकियानफान इस तरह एक जूनियर द्वारा खेला जाना नहीं चाहता था। वह तो इतना नीचे उतरने को तैयार था कि चू फैंग पर छिपकर हमला करे और उसे अपने हाथों से मार डाले। चू फैंग ठंडे बस्ते में मुस्कुराया। पिछले जीवन में अनगिनत युद्ध अनुभवों के साथ वह अपने दुश्मनों से सावधान न रहे, ये कैसे हो सकता था? मुझ पर छिपकर हमला, हास्यास्पद। जिस पल मोकियानफान हिला, चू फैंग भी हिल गया। इसके अलावा उसकी फटने की गति मोकियानफान से कहीं ज्यादा तेज थी। मरो। मोकियानफान की तलवार की उंगलियां चू फैंग के शरीर की ओर बढ़ीं। हालांकि धीरे धीरे चू फैंग वास्तव में आकाश में गायब हो गया। वह एक परछाई बन गया। चू फैंग की गति इतनी तेज थी कि उसने परछाइयां छोड़ दी थीं। मोकियानफान ने कुछ नहीं कहा। अपनी मजबूत A+ रैंक आध्यात्मिक संवेदनाओं के साथ उसने चू फैंग के उतरने के बिंदु की सटीक भविष्यवाणी की। एक भयंकर बाघ की तरह वह आगे बढ़ा। देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो। नौजवान, तुम अभी मेरे स्तर तक नहीं पहुंचे हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा। गति सब कुछ नहीं होती। मैं तुम्हारी गतिविधियों के आधार पर तुम्हारी अगली चाल की भविष्यवाणी कर सकता हूं और तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा। मानो जीत मोकियानफान की मुट्ठी में हो, उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान उभरी। लेकिन अगले ही पल जब वह उस जगह पर पहुंचा जहां उसे लगा था कि चू फैंग उतरेगा, तो उसकी हैरानी के लिए वह फिर से चूक गया। थोड़ी दूरी पर आकाश में चू फैंग ने हल्के से बिखरे हुए मोकियानफान को हल्की मुस्कान के साथ देखा और उसकी हल्की आवाज आकाश में गूंजी, बूढ़े, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी भविष्यवाणी की भविष्यवाणी कर ली। ये कैसे संभव है? मोकियानफान इस बार वास्तव में हैरान था। तुम A+ रैंक की आध्यात्मिक संवेदनाओं से कैसे बच सकते हो? यह A+ रैंक की अनूठी क्षमताओं में से एक थी। चू फैंग ने ठंडी मुस्कान दी। आध्यात्मिक संवेदना का उपयोग करके भविष्यवाणी। मैंने अपने पिछले जीवन में तुमसे बेहतर खेला था। इसके अलावा पिछले जीवन में S रैंक विशेषज्ञ लिंगी के पीछा से बचने के लिए चू फैंग को हर बार कगार पर जीना पड़ता था। आध्यात्मिक संवेदनाओं का उपयोग करके भविष्यवाणी करना उसमें एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गया था, जो उसकी हड्डियों में समा गया था। सीधे शब्दों में कहें तो यह उससे जबरन निकाला गया था। भले ही उसके पास केवल अनुभव बचा हो, वह फिर भी मोकियानफान को अपनी हथेलियों में नचा सकता था। असंभव। मोकियानफान ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आध्यात्मिक संवेदना भविष्यवाणी, जिस पर उसे इतना गर्व था, को एक साधारण C रैंक योद्धा ने भेद लिया था। तुम बस भाग्यशाली हो। ये कहते हुए मोकियानफान अपमान से क्रोध में आ गया। उसने अपनी चरम गति का उपयोग किया और हवा में हजारों प्रेत बनाए। ये बताना मुश्किल था कि कौन सा असली था और कौन सा नकली। अगले ही पल अनगिनत आकृतियां प्रकाश की किरणों में बदल गईं और अविश्वसनीय गति के साथ चू फैंग की ओर बढ़ीं। वे चू फैंग को मारने के लिए दृढ़ थे। चू फैंग ने गहरी सांस ली। इस तरह की स्थिति में वह इसके बजाय अत्यंत शांत हो गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। चू फैंग की आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे सामने की हर छाया की गतिपथ का अनुमान लगाया जा चुका हो। वे एक निश्चित गतिपथ पर उसकी ओर बढ़ रहे थे। गति, क्रम, मार्ग और उतरने का बिंदु स्पष्ट थे। अगले ही पल वह हिल गया। ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई की चरम गति का उपयोग करते हुए वह हवा की तरह पलटता और घूमता रहा। एक फुर्तीली मछली की तरह वह हर बार अविश्वसनीय कोण पर मोकियानफान की प्रेत छाया से गुजर जाता। तैरना, बुनना, लगातार बचना। यह ऐसा था जैसे वह एक तलवार की धार पर नृत्य कर रहा हो। इसने एक चरम सौंदर्य का एहसास दिया। खूबसूरत, कमाल का, बेदाग। जमीन पर एंडरसन और अन्य लोग घबराहट से देख रहे थे। हालांकि वे मुश्किल से प्रकाश की किरणों को देख पा रहे थे। जब दोनों रुक गए तो वे चू फैंग की कुछ शानदार हरकतों को देख पाए। एक C रैंक शरीर के साथ वह A रैंक, आत्मा परिवर्तन क्षेत्र वालों और यहां तक कि A+ रैंक से लड़ सकता था।
एंडरसन अब चू फैंग का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं जानता था। वह एक राक्षस है, एक चमत्कार। मोकियानफान के जंगली हमले खत्म हो गए, लेकिन उसने चू फैंग के कपड़ों को भी नहीं छुआ। उसने हार मान ली। वह हवा में चुपचाप तैर रहा था, उसका चेहरा भावहीन था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया। बूढ़े, तुम अब क्यों नहीं जारी रख रहे? मोकियानफान ने सिर उठाया और एक लंबी सांस छोड़ी। उसने चू फैंग को जिस नज़र से देखा उसमें कुछ अवर्णनीय था। लंबे समय बाद वह धीरे धीरे बोला, तुम सबसे राक्षसी सी रैंक योद्धा हो जिसे मैंने कभी देखा है। एक ही रैंक पर तुम उस रसातल के एक राजकुमार से कहीं ज्यादा मजबूत हो जिससे मैं मिला था। तुम्हारी युद्ध जागरूकता, युद्ध की स्थिति को समझने की क्षमता और छोटी छोटी चीजों से निपटने की क्षमता तुम्हारे रैंक की बिल्कुल नहीं है। ईमानदारी से कहूं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक समान रैंक के प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा हूं। मोकियानफान ने खुद पर हंसा। वाकई, चाहे वह मानव हो या डेमन, उम्र के सामने झुकना पड़ता है। मोकियानफान के शब्दों को सुनकर चू फैंग के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे शांत हो गई। पहले एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था कि जब दुश्मन तुम्हारी तारीफ शुरू करता है तो इसका मतलब है कि उसके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। इसके अलावा वह व्यक्ति मानता है कि उसका अगला हमला तुम्हें मार डालेगा। इसलिए तुम्हें अपनी सतर्कता बिल्कुल भी कम नहीं करनी चाहिए। बूढ़े, क्या मैं सही हूं? ये सुनकर मोकियानफान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह जोर से हंस पड़ा। दृष्टिकोण, गति के मामले में मैं वाकई तुमसे कमतर हूं। मैं मानता हूं कि मैंने पहले तुम्हें कम आंका था, लेकिन निरपेक्ष शक्ति के सामने ये बेकार है। मोकियानफान ने अपनी शांति फिर से प्राप्त कर ली। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए। इसलिए मैंने तुम्हें पूरी ताकत से मारने का फैसला किया है। भले ही बाकी लोग भाग जाएं, इसमें कोई हानि नहीं है। तुम बहुत बड़ा खतरा हो। उसके वाक्य को पूरा करने से पहले मोकियानफान ने अपने हाथ उठाए। आधा आकाश लाल होने लगा। ये ताजे खून की तरह खूबसूरत था। चू फैंग के आसपास की हवा अचानक गर्म हो गई। यह अत्यंत असहज था। चू फैंग पूरी तरह से सतर्क था। अगले ही पल मोटी लाल गर्म जंजीरें हवा में से प्रकट होने लगीं और जल्दी से चू फैंग को लपेटने लगीं। मोकियानफान की नसें उभर आईं जब वह चिल्लाया, डेमोनिक प्रिजन उतरो। उसके हाथ नीचे गिरे। उस पल आकाश अंधेरा हो गया और रेत उड़ने लगी, मानो नरक धरती पर उतर आया हो। डेमोनिक आवाजों की एक श्रृंखला गूंजी। सभी ने अपने कानों को ढक लिया। कमजोर योद्धाओं के सिर के सातों छिद्रों से खून बहने लगा। ये हर जगह था, कहीं छिपने की जगह नहीं थी। चू फैंग एक लाल कोहरे से घिरा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या हो रहा था। क्या चू फैंग इसका सामना कर सकता है? टू बी कंटिन्यू।